अरे अदिति, बड़ी बहू योगिता के मायके से उसकी भाभी की गोद भराई का निमंत्रण आया है। योगिता की मां कुसुम जी का फोन था। हम सबको बुलाया है। योगिता और सुबोध तो जाएंगे ही। तुम भी साथ चली जाओ तो अच्छा रहेगा। दिलीप को तो रहना होगा यहाँ रेस्टोरेंट संभालने के लिए। योगिता के मायके में तुम्हारा सबसे परिचय भी हो जाएगा। बहुत अच्छा परिवार है। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ के अलग वातावरण में। शारदा जी ने अपनी छोटी बहू आदिति से कहा, नहीं मम्मी जी, मुझे भाभी के मायके नहीं जाना। मैं नहीं रह पाऊंगी गांव में। मैं यहीं ठीक हूँ। आप हो आइए भाभी के मायके। अदिति ने कहा, बहू तुमने अपने जीवन में कभी गांव नहीं देखा। एक बार मेरे कहने पर अपनी जेठानी के साथ उसके मायके हो आओ। मैं कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए वहाँ बसने को बोल रही हूँ। यहाँ की भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ दिन का ब्रेक लो और प्रकृति के निकट पहुँच जाओ। फिर तो वही भाग दौड़ वाली जिंदगी ही जीनी है। किसी को कहाँ फुर्सत है। वहाँ तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। माना गांव का जीवन शहर की तुलना में थोड़ा धीमा जरूर होता है, लेकिन शांतिपूर्ण होता है, शारदा जी ने कहा। शारदा जी का महानगरी मुंबई में भरा पूरा परिवार था। बड़ा बेटा सुबोध और उसकी पत्नी योगिता, छोटा बेटा दिलीप और उसकी पत्नी आदिति, बड़े बेटे के दो बच्चे, एक 5 साल की बेटी खुशी और 2 साल का बेटा युग। दोनों भाइयों का संयुक्त रूप से बड़ा सा रेस्टोरेंट था। शारदा जी के पति सोहन लाल जी छोटी उम्र में ही काम की तलाश में गांव से शहर आ गए थे और यहीं के होकर रह गए। फिर यहाँ अपना छोटा सा चाय नाश्ते की टी स्टॉल खोला। फिर कुछ समय बाद अपनी दिन रात की मेहनत से पाई पाई जमा करके छोटा सा भोजनालय खोला। आज छोटे से भोजनालय ने बड़े से रेस्टोरेंट का रूप ले लिया था। बड़े बेटे सुबोध ने तो पिता के साथ संघर्ष भरे दिन देखे थे, पर छोटे बेटे दिलीप ने तो हमेशा अपने पिता की तरक्की ही देखी थी। सुख सुविधा से परिपूर्ण जीवन देखा था। सोहन लाल जी ने गांव की लेकिन पढ़ी लिखी संस्कारी सुंदर योगिता से अपने बड़े बेटे सुबोध का रिश्ता तय कर दिया। योगिता ससुराल आते ही बड़ी बहू होने के सारे फर्ज बखूबी निभाने लगी। इधर बड़े बेटा बहू 2 बच्चों के माता पिता बन गए और उधर सोहन लाल जी स्वर्ग सिधार गए। छोटा बेटा मौज मस्ती की जिंदगी जीते हुए अपनी पढ़ाई ही पूरी कर पाया था। सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे सुबोध और उसकी पत्नी योगिता पर आ गई। छोटे बेटे दिलीप ने अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट संभाल लिया और अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली अदिति से शादी करने की इच्छा जताई। किसी को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं हुआ। बिना किसी विघ्न के दिलीप और अदिति की शादी संपन्न हो जाती है। शादी के समय तो अदिति अपनी जेठानी योगिता के मायके वालों से ठीक से मिल नहीं पाई थी। वैसे तो देवरानी और जेठानी का रिश्ता काफ़ी नाजुक होता है। छोटी सी बात इस रिश्ते को खराब कर सकती है, पर योगिता और अदिति एक दूसरे की सहेली बन चुकी थी। अदिति योगिता को पूरा सम्मान देती और योगिता अदिति को प्यार से रिश्ते निभाना सिखाती। अब दोनों देवरानी जेठानी परिवार की जिम्मेदारी मिलकर उठा रही थी, पर अदिति को योगिता का गांव में मायका होना खलता था, क्योंकि वह तो बचपन से ही मुंबई महानगर में पली बड़ी थी। अदिति योगिता को उसके मायके जाने पर हमेशा कहती थी, भाभी गांव में क्या रखा है, क्यों जाती हैं आप मायके। वहां ना घूमने को अच्छे टूरिस्ट स्पॉट होंगे, ना ही शॉपिंग करने को कोई मॉल और ना ही खाने पीने के लिए बढ़िया रेस्टोरेंट। आप क्यों बच्चों को बोर होने के लिए हर बार मायके ले जाती हैं। अदिति योगिता से हक से कहा करती। तब योगिता कहती, मायका मायका होता है, गांव का मायका एक परिवार या 2 घरों तक सीमित नहीं होता। इसकी सीमाएं गांव की दहलीज पर कदम रखते ही शुरू हो जाती है। तुम भी कभी चलना मेरे साथ, बहुत सुकून मिलता है गांव में। इस बार योगिता के मायके से योगिता की भाभी की गोद भराई का निमंत्रण आया। सास और जेठानी के काफ़ी जोर देने पर अदिति योगिता के साथ उसके मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है।
डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने ट्रेन से जाना ही उचित समझा। गांव से लगे शहर के रेलवे स्टेशन पर सब उतरते हैं। अदिति ने देखा 1-2 लोग नहीं बल्कि 8-10 लोग उन्हें लेने आए थे। भाभी, सारे रिश्तेदार आ गए क्या हमें लेने? अदिति ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं रे, इन सब में कुछ रिश्तेदार हैं और कुछ पड़ोसी, योगिता ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उनमें से 2 व्यक्तियों ने दौड़ते हुए योगिता के बच्चों को गोद में उठा लिया। इस बार तो बहुत दिनों बाद आई। योगिता के चचेरे भाई ने पूछा। अरे कहाँ भैया, पिछले साल ही तो आई थी। अब देखो सबको साथ लेकर आई हूँ मैं। मिलिए मेरी देवरानी अदिति से। योगिता ने अदिति से सबको मिलवाया। अदिति को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि भाई तो भाई, सब पड़ोसी रिश्तेदार भी योगिता से कितने स्नेहपूर्वक मिल रहे थे। अरे बिटिया आ गई, देख तेरी माँ कब से तेरा इंतजार कर रही है। पड़ोस वाली जमुना काकी जो अपने घर के बाहर बैठी थी, योगिता को देखकर बोली। चाची जी, इस बार बिटिया की देवरानी भी आई है। योगिता बोली। जमुना काकी अपनी बहू को आवाज़ देने लगी। अरे चाय थोड़ी ज़्यादा बना देना। योगिता को उनके घर की गुड़ की चाय बहुत पसंद थी। उन्हें यह बात आज तक याद थी। हम अभी चाय भिजवाते हैं, जमुना काकी बोली। योगिता और उसके बच्चे नाना नानी, मामा मामी, मौसी से मिलकर इतरा रहे थे। फिर जमुना काकी यहाँ से गर्मा गर्म चाय और मठरिया आ गई। योगिता के परिवार वालों ने अदिति का दिल से स्वागत किया। थोड़ी देर बाद सामने वाले घर से ताजी पालक, मेथी, सरसों भाजी आ गई। योगिता बुआ आई हैं, इसीलिए माँ ने भेजी है, पड़ोसी चिंटू बोला। शाम के समय योगिता अदिति के साथ बच्चों को लेकर टहलने निकली। अदिति ने पास की दुकान की ओर इशारा करते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा जताई। वह योगिता के पिताजी के मित्र हरिचरण चाचा की दुकान थी। चाचा के बेटे पवन भैया गल्ले पर बैठे थे। वह योगिता से कहने लगे, कल से पिताजी राह देख रहे हैं, ठीक से पहुंच गई ना बहना? वाह, बच्चे तो बड़े हो गए। हाँ भैया, सुबह सुबह ही पहुँचे हैं, सफ़र में कोई तकलीफ नहीं हुई। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दीजिए, योगिता ने कहा। पवन भैया ने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और कुछ चॉकलेट बच्चों के लिए दे दी। जब योगिता पैसे देने लगी तो बड़े गुस्से और हक से उन्होंने योगिता की ओर देखा और कहने लगे, अपने भांजा भांजी की चॉकलेट के पैसे लूँगा क्या? मामा हूँ उनका। योगिता ने हंसते हुए उनका यह तोहफा बच्चों और अदिति को पकड़ा दिया। अदिति यह सब आश्चर्य से देख रही थी। अदिति, गांव का पीहर एक परिवार या 2 घरों तक सीमित नहीं रहता, योगिता ने कहा। दूसरे दिन गोद भराई का कार्यक्रम था। खाने पीने के लिए रसोई की व्यवस्था तो की ही गई थी, पर पड़ोसी रिश्तेदार अपना समझकर हर व्यवस्था पर अपनी पौनी नज़र रखे हुए थे। अरे भैया, सब्जी में तेल मिर्ची जरा और डालो, आलू बड़े को जरा अच्छे से तलो, कच्चे दिख रहे हैं, पड़ोसन बिमला ने अपना समझकर रसोइये से कहा। योगिता के पति को तो ऐसा मान मिल रहा था मानो भगवान हो। हर पड़ोसी को योगिता अपनी ही बेटी और सुबोध अपना ही दामाद लग रहा था। ऐसे भाईचारे का व्यवहार देख अदिति चकित थी। गांव की बेटी सबकी बेटी समझी जाती है, उसे एहसास हो रहा था। गोद भराई के कार्यक्रम में सभी गांव वालों ने यथायोग सहयोग किया। शहर से आई अदिति का स्वागत भी दिल खोलकर कर रहे थे। सभी बच्चे बड़ों का चाचा चाची, ताऊ ताई, बाबा जैसे आदर सूचक संबंधों से पुकारते। अदिति को इन 4 दिनों में शुद्ध ताज़ा भोजन मिला। इन 4 दिनों में कभी किसी पड़ोसी के यहाँ चाय नाश्ता रहता तो कभी रिश्तेदार के घर दोपहर रात का खाना। शहरी जीवन में ये अपनापन कहाँ देखने को मिलता है। विदाई के समय सभी रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी यथाशक्ति योगिता के साथ साथ अदिति को भी हाथ में शगुन दे जाते हैं। योगिता की मम्मी ने अदिति को चांदी की पायल और सुंदर सी साड़ी भेंट करते हुए कहा, आती रहना बिटिया, इसे अपना ही मायका समझना। हमारे लिए तो तुम और योगिता एक से हो। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी जेठानी की कही बात याद आ गई।
गांव का पीहर एक परिवार तक ही सीमित नहीं रहता। माफ करना भाभी, मैंने आपके मायके को कमतर समझा, पर सच तो यही है, जहां प्यार अपनापन मिले वहीं दिल लग जाता है, चाहे सुविधा हो या ना हो। अदिति ने संतुष्टि के साथ योगिता से कहा, दोस्तों, सादे और चमक दमक से दूर जीवन को कमतर नहीं समझना चाहिए। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं।